दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नासिक शहर की एक घटना के बारे में। नासिक वैसे खबरों में था, अभी-अभी वो जो वहाँ के जिनको भोंदू बाबा कहा जा रहा है, अशोक खरात, जो अपने चालों से, चालबाजियों से महिलाओं का शोषण करते थे और दुर्भाग्यवश उनको अभी बेल भी मिल गई है। नासिक में ये घटना हुई और उस समय ज़्यादा मीडिया के लोगों ने इसको कवर नहीं किया। अब इसमें ज़्यादा जो जिनका उत्पीड़न किया गया वो हिंदू महिलाएं थी और उनको झांसे में लाकर ये अशोक खरात ने उनका लैंगिक शोषण किया और उनको एक प्रकार से ब्रेन वॉश करके अपने कब्जे में करके वो शोषण करते थे। साथ ही साथ उन्होंने एक सांप भी पाल रखा था और एक और जानवर भी पाल रखा था। अगर स्त्रियां मना करती थी तो वो उनको कहते थे कि देखो, अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हारे परिवार को ये सांप डस लेगा, वगैरह वगैरह। तो खैर, मुख्य बात यह है कि मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। मीडिया ने किस बात को कवर किया? वहाँ टीसीएस नाम के ऑर्गेनाइजेशन में एक घटना हुई और उस घटना में जो बात हुई, बिना जांच के, बिना गहरे सबूतों के, उस घटना के आधार पे उन्होंने फैलाया कि टीसीएस में पिछले 3-4 साल से इस्लाम में धर्मांतरण का काम चल रहा है। वहाँ के जो मुस्लिम एम्प्लॉइज हैं वो दूसरों पर बीफ खाने की बात को लाद रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की एचआर एक जो है, निदा खान, उस एचआर की मदद से वो जो खास तौर से लड़कियां एम्प्लॉय हैं, महिलाएं हैं, उन पर इस प्रकार का दबाव लाते थे। अब मुख्य बात तो यही है कि ये जब घटना नासिक में आई, मीडिया ने इसको खूब उछाला। इसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ वो कब हुआ? जब वो एक लड़की थी जिसका जिसका अफेयर था, मेरे ख्याल से उसका अफेयर जिस लड़के से था और उसका नाम था दानिश शेख, और उसने आरोप लगाया कि दानिश शेख मेरा शारीरिक शोषण कर रहा है, इसने मुझे शादी का वादा किया और अब शादी नहीं कर रहा। तो वो मुख्य बात यह है, जब इसकी गहराई में गए तो इसी के आधार पे, गहराई में गए बिना पुलिस ने वहां अपने कुछ एम्प्लॉयज भेजे अंडर कवर, जिन्होंने जांच की और उनकी जांच में उन्होंने कहा कि ये बात सच है, यहाँ हिंदू महिलाओं का शोषण हो रहा है, हिंदुओं पर इस्लाम लादने की कोशिश हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, कन्वर्शन टू इस्लाम हो रहा है, बीफ खाने को प्रेरित किया जा रहा है। अब ये किस बिना पे ये कहा और उनका इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी है, वो इस बात से आती है कि पहले उन्होंने सबसे बड़ा आरोपी वहां निदा खान को बनाया। निदा खान कौन है? उन्होंने कहा निदा खान वहां की एचआर है, एचआर मैनेजर है, इसलिए दूसरों को फोर्स कर सकती थी। अब पहली बात तो यही है कि निदा खान उस कंपनी में एचआर नहीं है, वो एक जूनियर लेवल पे टेली कॉलर, जो लड़के लड़कियों को फोन करने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है, वो है। और वो टेली कॉलर जो है वो भी पिछले कुछ महीनों से उसने ट्रांसफर लिया था बम्बई ब्रांच में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो गर्भवती, प्रेग्नेंट थी, तो वो यहाँ थी। वो लड़की यहाँ थी और पीछे उसको कहा गया, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि वो इसका किंग पिन थी। और इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पे 7 मुसलमान लड़कों को और वहाँ की जो एचआर थी, एक चैनानी, मिसेस चैनानी या मिस चैनानी, उसको भी अरेस्ट किया शायद। वो हिंदू महिला एचआर थी। अब इसके आधार पे उनको अरेस्ट किया। अब ये बात तो मीडिया जोर शोर से उछालने लग गया। तो बहुत एक महाराष्ट्र के 2 संगठन साथ में आए। एक एक है पीयूसीएल और दूसरा जो एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये 2 संस्थाओं ने अपनी जांच समिति वहां भेजी और इसमें जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, अ, ये ये जाने माने वरिष्ठ पत्रकार उसके साथ में थे और उन्होंने बातों को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरंजन टकले जो पत्रकार उसमें गए थे, वो वैसे वो नासिक में ही रहते हैं, उनके साथ तीस्ता से तलवार और बाकी साथी भी थे।
डॉल्फी डिसूजा, संध्या गोखले और शायद 3-4 और उसमें लोग थे। अब इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि निरंजन टकले नासिक के ही हैं और टीसीएस का जो ऑफिस है उनके घर के पास ही है, तो उन्होंने बताया कि जो जांच के बाद पहली बात उन्होंने यही बताई कि निदा खान कोई एचआर नहीं थी, और वो एचआर नहीं थी तो पूरी कहानी उनकी टूट जाती है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये सवाल खड़े किया कि 6-7 मुसलमान एम्प्लॉय 140 एम्प्लॉयज पर नमाज पढ़ने का फोर्स कर सकते हैं क्या? उनको बीफ खिलाने का की जरूरत कर सकते हैं क्या? ये दो सवाल ऐसे हैं जो हम खुद सोच के बता सकते हैं कि ये संभव ही नहीं है। अब फिर आखिर में सवाल ये आया, यहाँ तक आया कि जो वो लड़की जिसने कंप्लेंट डाली थी, उसका ये जो लड़के जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट डाली गई, उसका नाम जो मैंने अभी आपको बताया, दानिश शेख। तो ये अभी जो लड़की ने शिकायत की, वो दानिश शेख की पत्नी के साथ व्हाट्सएप पे उसके मैसेजेस मिले हैं। तो मतलब ये है कि वो जानती है, उस परिवार को अच्छे से जानती होगी, उसके बगैर उस दानिश शेख की पत्नी के साथ उसका संपर्क कैसे आया? दूसरी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आई कि वो लड़की दानिश शेख के साथ मोटरसाइकिल पे, टू व्हीलर पे बैठ के 27 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर नाम के एक रिसोर्ट पे गई थी। ऐसा कोई जबरदस्ती से तो कोई टू व्हीलर पे बिठा के ले नहीं जा सकता, मतलब कैसे गई होगी, वो भी एक सोचने की बात है। तो इन घटनाओं के आधार पे कमेटी इस निष्कर्ष पे आई कि महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, तो इस प्रकार की वो कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं जिससे मुसलमान नौजवान और बदनाम। अब एक केस आया, हो सकता है ये लैंगिक उत्पीड़न का भी हो सकता है ये कोई और बात हो, तो उसको तो पूरा सीरियसली लेना चाहिए और उस लड़की को उसकी शिकायत की पूरी जांच करके सही निष्कर्ष लाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसी के आधार पे पूरी कंपनी में ये सब धर्मांतरण चल रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये बात कहना पूरी तौर से गैर जिम्मेदारी है। गैर जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की कोई घटना अगर हो तो 140 एम्प्लॉयज हैं, 6-7 मुसलमान हैं, तो ये क्यों किया जाए जा रहा है? इसको मीडिया कॉरपोरेट जिहाद के नाम से प्रचलित कर रहा है। अब ये जहाँ तक मुसलमानों को टारगेट करने का सवाल है, बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि बड़ी कंपनियों में मुसलमान नौजवानों को नौकरी पर न लिया जाए। ये इस प्रकार की ये कॉरपोरेट जिहाद का जो प्रोपेगेंडा है वो इस बात को चाहती है। मैं आपको याद दिला दूं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो आई थी करीब आज से 20 साल पहले, उसने बताया था कि हमारे यहाँ नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है वो बहुत कम है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था। तो एक तो बात ये हो गई, और उसके बाद जब कोरोना आया था, तो कोरोना के समय भी बड़ी चालाकी से कोरोना जिहाद शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। क्यों बनाया गया? एक तो मुसलमानों की बदनामी हो, वो तो उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, और उसी के साथ साथ जो मुसलमान हॉकर्स हैं, जो जगह जगह जाके सब्जियां बेचते हैं, फल बेचते हैं, दूसरे काम करते हैं, कि भाई आप इनसे सामान मत खरीदो क्योंकि ये कोरोना फैला रहे हैं। तो एक तरफ तो ऐसी चीजों का उद्देश्य है कि मुसलमान समाज को ज्यादा से ज्यादा बदनामी में डालना, नंबर एक। नंबर दो, कि इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उस पर लात मारना। अब ये गरीब जो ठेले वाले रहते हैं, अब उसमें आप उनका वो भी रोजगार छीन लोगे तो क्या करेंगे लोग? और जो शिक्षित मुसलमान नौजवान कॉरपोरेट ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, उनको भी नौकरी न मिले, ये उसका उद्देश्य दिखता है। तीसरा सेतलवाड, जिन्हों जो एक महान मानवाधिकार के कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इस बात को रेखांकित किया कि कॉरपोरेट जिहाद के प्रोपेगेंडा के पीछे मुसलमान नौजवानों को नौकरी न मिले, ये उनका मुख्य उद्देश्य दिखता है। तो खैर, ये एक बहुत संजीदा बात है। उम्मीद करते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगी और लोग इससे सजग होंगे कि किस प्रकार से प्रशासन और पूरी व्यवस्था मुसलमान नौजवानों को नौकरी न मिले इसकी कोशिश कर रही है। और ये कॉरपोरेट जिहाद, ये पूरा पूरा एक बनावटी खेल है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कोरोना जिहाद भी कोई सच्ची बात नहीं थी
किसी चीज के साथ भी ये जिहाद लगा लेते हैं। लव जिहाद से चालू करके अभी हर एक चीज में लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, फूड जिहाद वगैरह वगैरह ये करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाता है, जो समाज में नफरत की जड़ों को और गहरा कर देता है। तो हमें ऐसी चीजों से सावधान रह के, इनका विश्वास न करके, इसकी गहराई में जाकर सच्चाई को पता लगा के उसी पर विश्वास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।